नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया की इस मंच पर। और आज हम लोग सिख राज्य को हम लोग जाने थे, समझे थे। सिख राज्य की हमने शुरुआत की थी, तो मैंने आप लोगों से कुछ एक चीजें बताया था। जैसे मैंने कहा था कि सिख राज्य की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, मैंने बताया। फिर हमने बताया कि जो सिख राज्य है वो बेसिकली है क्या। तो मैंने बताया था कि एक धार्मिक राज्य के रूप में उसकी शुरुआत हुई। गुरु नानक देव जी से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी। फिर हम लोगों ने गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक लगभग 10 गुरुओं को हम लोगों ने देखा था कि 10 गुरु थे तो कौन कौन थे और उन गुरुओं की क्या महत्ता है। ठीक है। फिर हमने बताया आपको कि कैसे गुरु का एक बंदा है, यानी एक शिष्य है जिसे हम बंदा बहादुर कहते हैं, कैसे वो संघर्ष करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी मुगलिया हुकूमत का शिकार होता है। अंततोगत्वा अपने साथियों और सहयोगियों के साथ दिल्ली में पिंजरे में बंद करके घुमाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन गुरु के उस बंदे ने गुरु से बढ़कर भी एक कार्य यह कर दिया था कि उसने अपनी राजनीतिक संप्रभुता कायम कर दी थी। और हमने देखा कि इस हेतु उसने अपने क्षेत्र में राजधानी क्षेत्र की घोषणा करना, साथ ही अपने क्षेत्र में 2 गुरु यानी गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाना। बाद में हम पाते हैं कि जब बंदा बहादुर जैसा व्यक्ति दिवंगत होता है, समाप्त होता है, जिसका देहावसान होता है, उसके बाद कुछ एक चीजें हमें और देखने के लिए मिलती हैं। क्या मिलती हैं? तो हम पाते हैं कि बंदा बहादुर के बाद सिख राज्य जो था वो कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बँट गया और इन्हें मिसल कहकर संबोधित किया गया। मिसल, ये जो मिसल शब्द है ये समानता के सिद्धांत पे आधारित है। समानता के सिद्धांत पे आधारित आधारित है। समानता के सिद्धांत पर क्या है ये? आधारित है मिसल, जो सिख मिसल है। ठीक। दूसरी चीज है, हम पाते हैं कि उस समय सिख राज्य कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अंतर्गत हमने यह भी देखा था कि 12 छोटे-छोटे मिसल हैं, उसी में एक मिसल से संबंध है सुकरचकिया मिसल से राजा रणजीत सिंह का। राजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। रणजीत सिंह को हम लोग समझे थे कि रणजीत सिंह का शासन प्रशासन किस तरीके का है। साथ ही रणजीत सिंह की जो उपलब्धियां हैं उनको भी हम जाने थे, उनके साम्राज्य विस्तार को भी पढ़ा था। अब रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी और कमजोर होती सिख व्यवस्था में फिर आंग्ल हस्तक्षेप को समझने का प्रयास करेंगे। 18वीं शताब्दी में चूंकि ये घटनाएं घटी, उन्हें समझ लेना आवश्यक है। होता क्या है कि रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा की जाए तो लगभग 1839 से लेकर 1849 तक का समय रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों से दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है खड़क सिंह, दूसरा शेर सिंह और तीसरा दिलीप सिंह। खड़क सिंह का जो शासनकाल है ये कहते हैं कि 1839 से 40। ठीक। फिर उसके बाद उनका दूसरा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र खड़क सिंह, उसके बाद शेर सिंह 41 से 43 तक शासक बनता है। फिर उसके बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम है दिलीप सिंह, इसे शासनाधिकार दिया जाता है। लेकिन एक के बाद एक इनके पुत्र हम पाते हैं कि उस तरीके से जैसे कि राजा रणजीत सिंह स्वयं है उस तरीके का महिमा मंडन या उस तरीके के शासन प्रणाली को नहीं चला पाते। अंततोगत्वा ये एक के बाद एक धाराशायी होते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनके दरबार में भी षड्यंत्र होने शुरू हो गए थे। ठीक है। रानी जिंदा और अपने पुत्र को यानी कि दिलीप सिंह को कैसे राजा बनाना चाहती थी, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह या शेर सिंह को कैसे उसने अपने रास्ते से हटाया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक। देखिए, आंग्ल सिख युद्ध हमारा यहाँ पे पहला विषय होगा। कारण ये है कि दिलीप सिंह के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो आंग्ल सिख युद्ध का ही होना है। अल्पवयस्क दिलीप सिंह की जो मां है उसका नाम है रानी जिंदा या रानी जिंदल, जो उसकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। इसी समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई, जिसके कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा। यानी खालसा सेना जैसे जैसे शक्तिशाली होती गई, लाहौर का जो दरबार था उससे डरने लगा। सेना को नियंत्रित करने के लिए रानी जिंदल या जिंदल ने और उनके सलाहकारों ने खालसा सेना के या खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंकना ही उचित समझा, ताकि उसकी जो मजबूती है वो कहीं सही जगह पे जाके लग सके। यानी उन्होंने सोचा कि
अगर आर्मी इतनी मजबूत हो रही है खालसा सेना से, खुद लाहौर दरबार को खतरा है जो कि रानी जिंदल चला रही थी, उस खालसा सेना का रुख उन्होंने चाहा कि मोड़कर किस तरफ कर दिया जाए, तो उन्होंने चाहा कि रुख को मोड़ दिया जाए और मोड़कर जो लाहौर दरबार की तरफ खालसा सेना की जो आग की लपटें जो या झोंक आ रहे हैं उसको अंग्रेजों की तरफ कर दिया जाए। ठीक है, यह सोचकर कि यदि खालसा सेना विजयी हुई तो क्षेत्र विस्तार होगा, और यदि पराजित हुई तो जो राजनीति में जो दखल दे रही है लाहौर दरबार के, वो होना बंद हो जाएगा। यानी यहाँ पे रानी जिंदल द्वारा दो कार्य सोचा गया, यानी खालसा शक्ति यानी खालसा सेना का बढ़ता हुआ प्रभुत्व भी कम करना था, साथ ही अगर खालसा सेना जैसे बार बार दरबार के कार्यों में हस्तक्षेप करना, तो उससे वहां बचाव हो जाता। दूसरा, खालसा सेना अगर अंग्रेजों से लड़ती तो अंग्रेज से लड़ती तो फिर क्या होता, अंग्रेज से लड़ने के बाद हम पाते हैं कि या तो विजयी होती तो क्षेत्र का विस्तार होता, या अगर हारी तो दरबार की तरफ रुख करना कम कर देगी, या उसे संरक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है, या वह उस तरीके से दखलंदाजी नहीं कर सकती जैसा कि पूर्व में वो करती आ रही थी। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान रखना होगा कि जब आंग्ल सिख युद्ध आरंभ हुआ उस समय जो उत्तराधिकारी है, जो व्यक्ति शासन कर रहा था, उसका नाम है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह का शासनकाल 1843 से 49 तक है। मूल शासक इसकी मां रानी जिंदल, रानी जिंदल के हाथ में शासन की समस्त बागडोर थी, शासन की समस्त बागडोर थी। ठीक है, दूसरी चीज, चूंकि खालसा सेना इस समय बहुत शक्तिशाली हो गई थी, और मैंने कहा कि लाहौर के दरबार यानी कि जहां रानी जिंदल बैठ रही थी उस दरबार में भी उनके कार्यों में काफी खालसा सेना का हस्तक्षेप हो रहा था, इसलिए रानी जिंदल ने खालसा सेना का रुख लाहौर दरबार से हटाकर ब्रिटिश आर्मी की तरफ करना चाहा। कारण यह है कि वहां दरबार में भी आपसी काफी वैमनस्य थे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम समझें कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, साथ ही सिख और आंग्लों का जो युद्ध हुआ है वो एक चरण में नहीं हुआ है। जैसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को हम कहते हैं 1845 से 46, तो 45 में दो लड़ाइयां और 46 में दो लड़ाइयां, यानी कुल 4 लड़ाइयां हुई हैं। जैसे 45 की बात करते हैं तो कहते हैं मुदकी का युद्ध और फिरोजपुर का युद्ध, ये दोनों लड़ाइयां 1845 में लड़ी गई। वहीं 1846 में हम जाते हैं तो एक युद्ध जो सबसे पहला मिलता है अलीवाल का युद्ध। कौन? अलीवाल का युद्ध, और दूसरा सुबराओं का युद्ध। तो अलीवाल का युद्ध और सुबराओं का युद्ध 1846 में मिलता है। फिर यहाँ पे देखना होगा कि इन चारों युद्धों में स्थिति क्या थी, तो हम पाएंगे कि चारों ही युद्धों में सिख सेना पराजित होती है। ठीक, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि एशिया की सबसे बेहतरीन फौज ब्रिटिश फौज थी, और दूसरी बेहतरीन फौज जो थी वो राजा रणजीत सिंह के पास थी। लेकिन रणजीत सिंह के मृत्यु उपरांत यह फौज धीरे धीरे अपना जो शौर्य था उसको खोते जा रही थी। आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ एक चीजों को हटाते हैं फिर सीधा आ जाते हैं। ठीक है, राजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारी, देखिएगा जरा समझते हैं। इनका जो उत्तराधिकारी है राजा दिलीप सिंह है, यह अल्पवयस्क है, अल्पवयस्क। इसका शासन की बागडोर जो या सत्ता का जो बागडोर था वो किसके हाथ में? सत्ता की बागडोर रानी जिंदल या जिंदन
जिंदल के हाथ में। यहीं से शुरू होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक, ये युद्ध जब शुरू हुआ उस समय की अवधि है 1845-46। इसमें टोटल 4 लड़ाइयां लड़ी गई। पहली लड़ाई जो है वो है मुदकी का युद्ध, दूसरा है फिरोजपुर का युद्ध, फिर तीसरी लड़ाई है अलीवाल का युद्ध, और चौथी लड़ाई है सुबराव। कौन सी? सुबराव का युद्ध। पैतालीस ठीक है। हमने कहा कि यहां 2 तरीके की लड़ाइयां हमें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे हमने कहा कि प्रथम सिख युद्ध, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पे मुदगी का युद्ध। मुदगी के युद्ध को हमने कहा कि 1845 में हुआ, ठीक। फिर फिरोजपुर का युद्ध ये 1846 में हुआ। फिर अलीवाल का युद्ध और सुबराव का युद्ध। ये लड़ाइयां कई बार पूछी जाती हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे डेट पूछ लिया जाता है कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय राजा कौन था? तो दिलीप सिंह उस समय राजा था, इसी का शासन था, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो हम पाते हैं कि इन लड़ाइयों के परिणाम क्या हुए और ये लड़ाई कैसे रुकी। 2 ही वर्ष में रुकी तो कैसे रुकी, ठीक। पहली चीज कि इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हुई। तो ये लिख लेना होगा कि इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हुई, ठीक है। इन चारों युद्धों में सिख सेना क्या हो गई? पराजित हो गई। अब परिणाम निकला कि अगर युद्ध चल रहा है तो अनवरत तो होता नहीं है, एक अवधि ऐसी आती है कि दोनों पक्षों के द्वारा युद्ध को रोकना पड़ता है, लेकिन युद्ध विराम के लिए एक संधि होती है। तो आखिर वह संधि कौन सी थी जिसके कारण ये युद्ध रोका गया, यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को रोक दिया गया? तो हम पाते हैं कि वह जो संधि थी वह थी लाहौर की संधि, और लाहौर की संधि से यह युद्ध रुका। यह युद्ध रुका, ठीक है। अब लाहौर की संधि हुई तो यह भी ध्यान देना होगा कि अंग्रेजों और राजा दिलीप सिंह के मध्य कौन कौन सी संधि हुई या कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए जिनके मार्फत आंग्ल और सिख युद्ध क्या हुआ? रुका। तो यहां पर अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच संधि हुई जिसकी कुछ शर्तें इस प्रकार से हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये चारों युद्ध क्या है? सिख हार गए हैं, पराजित हुए हैं, तो संधि की शर्त भी कहीं ना कहीं एक तरफा हो सकती है। तो पहला यह था कि दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। पहली शर्त कि उनको राजा स्वीकार किया गया, लेकिन रानी जिंदल की संरक्षता में। दूसरा, जो सतलज से पूरब के प्रदेश और जालंधर का जो दोआब क्षेत्र था वहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा, ऐसा दूसरी शर्त थी। कि क्या? तो कहे सतलज के पूरब का क्षेत्र, ठीक। सतलज के पूरब में हमने बताया था कि वहां पे किसका आधिपत्य था? तो पहले हम पाते हैं कि सुकरचकिया मिसल राजा रणजीत सिंह का संरक्षण था, लेकिन इस संधि के बाद सतलज के पूरब के प्रदेश और जालंधर के दोआब वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा, ऐसी दूसरी शर्त रखी गई। तीसरी शर्त थी कि लाहौर पर या लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, ठीक। तो पहली शर्त जरा यहां पे देख लेते हैं।
संधि की पहली शर्त ले लेते हैं, इनको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि इनकी आवश्यकता विशेष है नहीं, सीधा आ जाते हैं। आंग्ल सिख युद्ध हमने लिखा 1845-46 में हुआ, ठीक है। 4 लड़ाई और चारों सिख हार गए। हार के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि, लाहौर की जो संधि थी उसकी पहली शर्त क्या है, तो राजा दिलीप सिंह को रानी जिंदल या जिंदल के संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। दूसरी शर्त क्या थी कि सतलज पूर्वी क्षेत्र, ठीक, सतलज का पूर्वी से क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में तो हम पाते हैं कि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स पहले से क्या है, मौजूद है, और जालंधर का द्वाब वाला क्षेत्र, अंग्रेज आधिपत्य को स्वीकार किया गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तो हम कहते हैं लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। डेढ़ करोड़ जुर्माना लगाया गया, ठीक। चौथी शर्त क्या है भाई, चौथा शर्त क्या है, तो कहते हैं 50 लाख रुपया नगद और 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया, ठीक है। 50 लाख रुपया नगद तथा 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। बेच दिया गया, ठीक है। फिर सिख सेना की संख्या कम कर दी गई और सेना में कितने अधिकारी रहेंगे या कितने लोग रहेंगे यह भी निश्चित किया गया। यानी 5वां जो बिंदु है, सेना की संख्या निश्चित की गई, ठीक है। सेना की संख्या क्या की गई, निश्चित की गई, और सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। कम कर दी गई, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति हुई।
नियुक्ति हुई, अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति हो गई। फिर अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा, यह भी शर्त था। किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। अब देखिए, यह पहली शर्त है कि दिलीप सिंह को राजा स्वीकार करेगा रानी जिंदल की संरक्षता में, ठीक। दूसरी शर्त कि सतलज का पूर्वी क्षेत्र और जालंधर का दोआब क्षेत्र पर अंग्रेज आधिपत्य को स्वीकार किया। पश्चिम में तो थे ही अंग्रेज, अब पूरब में भी हो गए, ठीक। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया, ठीक। फिर 50 लाख रुपया नगद और 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया, ठीक है। कश्मीर को क्या किया गया? गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया, यह शर्त थी। फिर सेना की संख्या निश्चित कर दी गई और सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। फिर यहीं पर हम कुछ और चीजें पाएंगे, जैसे लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति हुई ताकि लाहौर में क्या चल रहा है इससे भी अंग्रेज अवगत हो सके, ठीक। फिर यह सबसे भारी शर्त थी कि अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फ्रेंच लोगों से मिल लें, आप जर्मन लोगों से मिल लें और वहां के अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाकर सेना का पुनर्गठन करें और फिर से आप पुनर्गठित होकर खड़े हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ें। ये रास्ता ही इन्होंने काट दिया, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमें और दिखाई देंगी। क्या दिखाई दे रही हैं कि हम पाते हैं कि जो लाहौर की संधि थी, यह लाहौर की संधि बहुत ज्यादा चल नहीं पाई, ठीक। लाहौर की संधि हुई तो 9 मार्च 1846 को। कब हुई थी? यह लिख लीजिएगा, 9 मार्च 1946 को यह लाहौर संधि हुई, ठीक। लेकिन यह संधि बहुत ज्यादा दूरगामी नहीं थी। 9 मार्च को हुई। इस संधि से दोनों ही पक्षों को लग रहा था कि उनके साथ अभी अन्याय हो गया है, यानी संधि अभी और बेहतर तरीके से हुई नहीं, जिसकी आशा सिख कर रहे थे या अंग्रेज कर रहे थे। दोनों ही तरफ यह था कि संधि पुनः की जानी चाहिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पाते हैं कि एक संधि होती है भैरोवाल की संधि, ठीक। कौन सी? भैरोवाल की संधि। यह 16 दिसंबर 1846 को हुई। अब 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि कर ली थी। इसका तात्कालिक कारण यह था कि उन्होंने विद्रोह किया था सिखों ने, लेकिन उसके मूल में यह था कि अंग्रेज के द्वारा जो संधि ला दी गई थी उससे सिख संतुष्ट नहीं थे और अंग्रेजों को भी लग रहा था कि अभी वो सिखों से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इसी क्रम में हम पाते हैं कि एक विद्रोह हो गया। 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की शर्त थोप दी तत्काल। यह जो संधि थी जो 16 दिसंबर 1846 को की गई उसे भैरोवाल की संधि कहते हैं। देखिए, यूपीएससी हमेशा संधि की शर्तों से सवाल उठाता है और कभी भी आपसे भैरोवाल की संधि की जो शर्तें हैं वो लाहौर में और लाहौर की संधि की शर्तों को भैरोवाल में शिफ्ट करके आपसे सीधा उल्टा करके भ्रमित करने के लिए सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लाहौर की संधि में क्या क्या हुआ और अब अगला जो मैं बताने जा रहा हूं कि भैरोवाल की संधि हुई तो उसमें क्या हुआ। देखिए, भैरोवाल की संधि में, जहां लाहौर की संधि में यहां कहा गया कि राजा दिलीप सिंह रानी जिंदल के संरक्षता में
शासक स्वीकार किया गया। तो भैरोवाल की जो संधि होगी, रानी जिंदल की संरक्षिता को पहले समाप्त कर देगा, बोलेगा अब इनकी संरक्षिता की जरूरत नहीं है, ठीक, उनका संरक्षण समाप्त कर दिया गया और उन्हें 1.5 लाख रुपया पेंशन देकर प्रावधान किया गया कि इन्हें पेंशन फयाद बना दिया जाए। किसको? रानी जिंदल को। ठीक। दूसरा, अंग्रेजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बना दी गई। अंग्रेजी रेजिडेंट को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसकी अध्यक्षता में 8 जो मेंबर थे, कौन से? सिख मेंबर, यानी कि सिख सरदारों का एक परिषद गठित कर दिया गया जो शासन की देखभाल के लिए उत्तरदायी रहेंगे, ठीक है, या उत्तरदायी थे। फिर तीसरा, लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह वहन करेंगे। ठीक, 3 शर्त आई, ठीक है, भैरोवाल की संधि के तहत। ठीक, तो यहां पे लिख लेते हैं दूसरा, भैरोवाल की संधि। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से हम लेके चलते हैं भैरोवाल की संधि। कब? तो हमने कहा दिसंबर, कितना दिसंबर? तो 18 दिसंबर 1846। ठीक, और ये क्यों हुआ? तो हमने अभी आपको बताया था कि सिखों के विद्रोह के कारण सिख जो लोग थे, सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया था लाहौर की संधि के बाद। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे लाहौर संधि के बाद सिखों का विद्रोह, जिसे अंग्रेजी सेना ने दबाया तथा पुनः दिलीप सिंह से संधि की। ठीक है, पहली शर्त क्या है? तो कह रहा है अंग्रेज रानी जिंदल की संरक्षता को समाप्त कर दिए। समाप्त कर दी गई। ठीक है, फिर अब रानी जिंदल है, ये भी चूंकि रानी है, तो इनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है? इनको 1.5 लाख का पेंशन फयाद बना दिया गया। पेंशन फयाद बना दिया गया। पहला काम हुआ। ठीक, अब दूसरा काम क्या था? अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में दूसरा कार्य क्या था? अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिखों की एक परिषद का निर्माण, अब ये 8 सिखों की परिषद क्या करेगी? तो शासन प्रशासन को चलाने में सहयोग देगी। ठीक है, इसलिए ये बनाया गया। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इस संधि का क्या किया गया? भैरोवाल की संधि का। तो यहां पर
कहा गया कि लाहौर में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह वहन करेगा। किया जाएगा, ठीक है, ये थी शर्त। अब अगला, ये शर्त 1846 से 47 और 48 ही चल पाया। तुरंत सिखों ने अंग्रेजी सेना से बगावत की और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 3 लड़ाइयां लड़ी गई। चूंकि यह संधि अगर हम देखें तो पा रहे हैं, चाहे वो लाहौर की संधि हो, चाहे वो भैरववाल की संधि हो, दोनों ही संधियां एक तरफा हैं। कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी जो आर्मी थी, उसको फायदा दिला रहे थे। वहीं उसके जो अपोजिट में खड़ी सिख आर्मी थी, वो हमेशा लॉस में जा रही थी। इस चीज को सिखों ने महसूस किया कि उन्हें संधि के द्वारा क्या किया गया है, अंग्रेजों के द्वारा संधि करके दबाया गया है। ठीक इसी मार्फत हम पाते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। यानी 48 से 49 के मध्य 3 लड़ाइयां अंग्रेज और सिख के बीच में होती है। पहली लड़ाई जो होती है वो रामनगर का युद्ध होता है 1848 में। इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। दूसरी लड़ाई चिलियावाला का युद्ध होता है जो 1849 में होता है। इसमें सिख विजयी हुए और सिखों का डूबा हुआ कॉन्फिडेंस फिर से हाई होने लगा। ठीक उसके बाद एक तीसरा युद्ध गुजरात नगर का युद्ध होता है। यह भी 1849 में हुआ। फाइनली अंग्रेजों ने यह ठान लिया कि सिखों को किसी भी तरीके से उन्हें उनके क्षेत्र में ही क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। रामनगर के युद्ध जो 1849 में हुआ, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। न केवल विजयी हुए बल्कि उन्होंने सिखों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। और इस समय जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का नेतृत्व जो अंग्रेज सेनापति कर रहा था, उसकी काबिलियत कुछ ज्यादा ही थी और उस व्यक्ति का नाम था हयू हयू गॉफ। हयू गॉफ, क्या नाम है? हयू गॉफ। ठीक, वो सेनापति है जिसने सिखों को फाइनली पराजित किया। ठीक है, तो लिख लेते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक, इसकी अवधि अलग है। क्या अलग है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं 1848 से 49। ठीक, इसके अंतर्गत कुल 3 लड़ाइयां हुई। इसके अंतर्गत कुल 3 लड़ाइयां हुई। इसमें पहली लड़ाई जो है उसे कहते हैं रामनगर का युद्ध, और ये 1848 में हुआ। इस युद्ध में हम पाते हैं कि अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजयी रहे। फिर दूसरी लड़ाई हुई चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध, यह युद्ध
सिखों के लिए बेहतर रहा। 1849 में लड़ा गया और इसमें सिख विजयी रहे। फिर तीसरी और फाइनल लड़ाई होती है और वो होता है, कहते हैं, गुजरावाला या गुजरात नगर का युद्ध। ठीक है, 1849 में। ठीक है, इसमें फाइनली अंग्रेज विजयी रहे। इस समय अंग्रेज सेनापति हयूफ गौफ था। कौन था? हयूफ गौफ। ठीक है, हयूफ गौफ था। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 1849 के बाद सिख राज्य को ब्रिटिश रेजिडेंट में कर दिया गया। जब इसे ब्रिटिश रेजिडेंट में मिलाया गया, उस समय जो गवर्नर था भारत का, गवर्नर जनरल, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि दिलीप सिंह का क्या हुआ? दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर दिलीप सिंह ने जो शाह सुजा से कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था, उसे दिलीप सिंह ने विक्टोरिया को समर्पित कर दिया। आज भी वही उस म्यूजियम में रखा हुआ है। गोलकुंडा की खान से चलकर यह हीरा एक लंबी यात्रा तय किया था। गोलकुंडा की खान से निकला था और पहली बार यह हीरा तब प्रकाश में आया था जब अलाउद्दीन खिलजी का एक सिपा सलार है मलिक कफूर ने दक्षिण अभियान किया, उस समय यह हीरा प्रकाश में आया। शाहजहां के समय बेबादल खां ने इसे जो मयूर सिंहासन था उसमें जड़ दिया। बाद में जब मयूर सिंहासन 1839 में नादिर शाह उठाकर ले जाता है, तो हम पाते हैं कि यह हीरा भी अफगानिस्तान चला गया। फिर बाद में अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा ने उस हीरा को राजा रणजीत सिंह को दिया था और राजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह ने उस हीरे को पुनः विक्टोरिया को दे दिया। ठीक है, यहां पर सिखों का युद्ध समाप्त होता है और यहां से 18वीं शताब्दी के नवीन राज्य जिसकी चर्चा अब हम करेंगे, उसका नाम है असम और उत्तर पूर्व। यानी कि असम या उत्तर पूर्व की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, इसे हटाते हैं और सीधा असम और उत्तर पूर्व पे आते हैं। ठीक है, असम और उत्तर पूर्व। ठीक है, देखिए 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र राज्य हैं। इनमें एक है अहोम, कछार, जयंतिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, साथ ही मणिपुर। ये असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। तो भौगोलिक रूप से हमें किन क्षेत्रों का अध्ययन करना है, जरा सा उसे समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि भौगोलिक रूप से हमें जिन क्षेत्रों का अध्ययन करना है, उनमें जो प्रथमता है, यानी कि जो पहला है, उसमें अहोम और कछार राज्य। पहला अहोम, दूसरा कछार, तीसरा
मणिपुर, चौथा जयंतिया। इन क्षेत्रों का अध्ययन हम जब करेंगे, यानी कि असम, उत्तर पूर्व में मतलब अहोम, कछार, जयंतिया और मणिपुर। अहोम जो राज्य है, इस राज्य का जो राजा होता है वही असम का राजा है। अहोम जातीय समुदाय है, ध्यान रखिएगा, एक जातीय समुदाय के रूप में अहोम का उल्लेख किया गया है। दूसरा कछार, मणिपुर और यहां ध्यान रखिएगा मणिपुर है ये, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर और जयंतिया। ठीक, थोड़ा ये मोटा चलता है इसलिए मैंने अभी पतला कर दिया है। कछार, ठीक है, ये मणिपुर, ठीक है, फिर जयंतिया, ठीक है, ऐसे रखेंगे। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि जिस असम और उत्तर पूर्व का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, ये एकाएक प्रकट हुआ क्या? नहीं। जब हम असम का अध्ययन करते हैं तो इसका प्राचीन नाम जो हम जाते हैं तो पाते हैं कि इसे कई नामों से जाना गया, जैसे कामरूप। कामरूप असम का ही प्राचीन नाम है। उसी तरीके से इसका एक अन्य नाम प्राग ज्योतिषपुर भी है। क्या है? प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर असम का ही प्राचीन नाम है। ठीक, इसे प्राग ज्योतिषपुर भी कहकर संबोधित किया गया है, कामरूप कहकर भी इसे संबोधित किया गया है। उपरोक्त सभी राज्यों के विभिन्न कालों में परस्पर सहयोग और टकराव की स्थिति भी होती रही है। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास भी हुआ होगा इस क्रम में। चूंकि एक बड़े काल अवधि का अध्ययन है तो न केवल टकराव वरन सामाजिक और आर्थिक विकास भी हुआ। परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्मपुत्रा घाटी में ब्रिटिश शासन के प्रवेश से यह संतुलन थोड़ा बिखर गया। जो संतुलन बिखरा या जो संतुलन कम हुआ, कमजोर हुआ, उसी संतुलन को हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। ठीक, पहली चीज यह बात तो आपको समझनी होगी कि असम हो या नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में अंग्रेजों के काल में खासकर असम प्रांत के नाम से जाना जाता रहा और वर्तमान में इन प्रदेशों को सेवन सिस्टर कहकर संबोधित किया गया है, या सात बहन जिसमें कहा जाता है। ये सात बहन के नाम से जो अलग अलग प्रांतों में विभाजित है उन्हें तो आप जानते ही होंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। यानी कि जो ये सात राज्य हैं, इस क्षेत्र में एक बड़ी खासियत है। क्या है कि इस क्षेत्र में लगभग 250 उपजातियां रहती हैं। लगभग 250 उपजातियां। यह क्षेत्र जनजातीय इलाकों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और हर एक का अपना नियम होता है, अपना कानून होता है, अपनी अलग चीजें होती हैं। इन 250 उपजातियों में अधिकांशतः जो उपजातियां हैं वो असम और उत्तर पूर्व के लोग को शामिल करके पूरा होती है। ठीक, इन्हें इन्हें स्वभावतः, इन उपजातीय क्षेत्र के लोगों को स्वभावतः वीर कहा गया, साहसी कहा गया और स्वतंत्र प्रकृति प्रेमी भी कहकर संबोधित किया गया है। दूसरी चीज, यह प्रदेश चीरकाल से स्वतंत्र रहा, इस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं था। पहले से ही यह, जैसा कि हमने कहा कि प्राग ज्योतिषपुर और असम के नाम से जाने जाते थे। पहले अंग्रेजों के आने से पूर्व अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में कई वंशों ने भी राज किया, जैसे असुर वंश, असुर वंश का शासन, पाल वंश का, बर्मन वंश का, साथ ही साथ सुनिया, कोच, अहोम, जयंतिया और मराठा ने भी भिन्न भिन्न कालों में इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक, कुछ प्रमुख विद्वानों ने इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से संपर्क का वर्णन पूर्व में भी किया था। जैसे आचार्य कौटिल्य को आप देखिए, उन्होंने भी
असम और उत्तर पूर्व का उल्लेख किया है। वहीं कालिदास ने भी अपने कई उपन्यास, नाटक ग्रंथों में भी उत्तर, अहोम और प्राग ज्योतिषपुर जैसे क्षेत्रों का उल्लेख अपने नाटकों में किया है। अलवरूनी, तहकीके हिंद का लेखक, उसने भी असम और उत्तर पूर्व की चर्चा अपनी पुस्तक में की है। वहीं कलहड़ ने भी राजतरंगिणी में इतिहास के जो विभिन्न आयामों को शामिल किया, उसमें उत्तर पूर्व और अहोम क्षेत्रों को स्थान दिया है। वहीं बाणभट्ट ने भी अपने तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों में असम और उत्तर पूर्व का उल्लेख करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी जिस 18वीं शताब्दी के असम या अहोम क्षेत्र या उत्तर पूर्व के क्षेत्र का जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं, इस क्षेत्र को हम अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के द्वारा, कालिदास के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, कलहड़ के द्वारा, उनकी पुस्तकों में पूर्व से ही हम परिचित हो चुके हैं। असम और अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहां भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। क्यों? क्योंकि वहां आप जब पढ़ते हैं तो एक जैसे हम मैप बना लेते हैं, यूं यूं हम आना शुरू करते हैं, तो ये वाला क्षेत्र जो आता है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक नेक की तरह है, चिकन नेक्स है, ठीक है। अगर इसको काट दिया जाए तो पूरा उत्तर पूर्व ही भारत से अलग हो जाएगा, जो कि चीन हमेशा अक्सर करने के प्रयास में रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा कि काफी छोटा क्षेत्र है जिस पर वो कब्जा उससे न कभी हो पाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी मजबूत है और काफी सामरिक भूमिका भी इस क्षेत्र की रही है। दूसरी चीज, वहां उसका भारत की आर्थिक संपन्नता में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी इस क्षेत्र का एक अलग समन्वय भारत के साथ दिखाई पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और अतुल वन संपदा के कारण यह आर्थिक संपन्नता का घोतक क्षेत्र है। चूंकि आर्थिक संपन्नता यहां पर प्राकृतिक वनों के कारण काफी ज्यादा है। दूसरी चीज, सवाल हमारा ये नहीं है कि ये क्षेत्र की क्या विशेषता है, सवाल ये है कि असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी कहानी को आपके सम्मुख रखना है या उनके तथ्यों के आपके सम्मुख लेकर आना है। देखिए, जैसे ही हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ की विशाल भूमि को आरंभ में बेकार भूमि का नाम देकर अंग्रेजों ने वेस्टेड लैंड रूल यहां लागू किया था। क्या लागू किया था? वेस्टेड लैंड रूल। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर वेस्टर्न लैंड रूल करार देकर यहां की जमीनों को लोगों को मुफ्त में दे दिया जाता था, ठीक, अंग्रेजों के द्वारा। यहां पर एक समय ऐसा आता है जब नील की खेती को बढ़ावा दिया गया। न केवल नील की खेती को, वरन यहीं पर चाय की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक स्थान दिखाया गया। वो बाद की घटनाएं हुई। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि यह भारत का न केवल नील उत्पादन में, वरन चाय के उत्पादन में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में यह उभरा। यानी कि समय के साथ इसकी महत्ता या इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। दूसरी चीज, यहां पर हम देखते हैं कि न केवल नील और चाय है, वरन इसके अलावा तेल है, लकड़ी है तथा अन्य खनिज संपदा का भी यह क्षेत्र भंडार के रूप में देखा जा सकता है, ठीक। फिर दूसरी चीज, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र वैष्णव और शैव संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है। शुरू से ही भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा। इसी के कारण यहाँ पर शैव और वैष्णव मतावलंबियों के बड़े बड़े केंद्र यहाँ भी खुले। ब्रह्म समाज ने यहाँ अपना कई क्षेत्रों में प्रभाव कायम किया। असम और उत्तर पूर्व के इलाकों में अनेक उपजातियों के होते हुए भी यहाँ समरसता बनी रही और सांस्कृतिक एकता कायम रही। बाद में यहाँ पर ईसाइयों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू
अभी एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा, मैती समुदाय और वहां के जो लोकल लोग थे, वहां पे दोनों में मतलब दो समुदायों के मध्य जो युद्ध हुआ, अभी संघर्ष की स्थिति आई, मैती समुदाय के लोगों के साथ क्या किया गया, ये सारी चीजें वहीं से उभर कर आती है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 250 उपजातियों का उल्लेख किया गया है। आधुनिक काल के भारतीय दर्शन के एक प्रवक्ता हैं राधा राव फुकन। उन्होंने एक कविता लिखी थी। राधा राव फुकन की लिखी हुई एक कविता है जो असमिया बंधुओं को संबोधित की गई है। राधा राव फुकन ने असम और असम की समृद्ध क्षेत्र या समृद्धता के बारे में अपनी कविता में बखूबी बयान किया है। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर अनेक आक्रमण भी होते रहे, कई आक्रमण हुए, और उन आक्रमणों की कोई विशेष उपयोगिता इस क्षेत्र को लेकर नहीं रही। आक्रमण तो हुए, क्यों नहीं रही, क्योंकि इस क्षेत्र को जीतना उनके लिए थोड़ा दुर्लभ था, क्योंकि यह पहाड़िया इलाका था, साथ ही जनजातियों का निवास था, और वहां पर जैसे आम जगहों पर वो आए और बड़े आराम से अपनी संस्कृति का विकास किया। आक्रमणकारियों ने असम या उत्तर पूर्व के साथ ऐसा नहीं हो पाया, यानी कि आक्रमण तो हुए लेकिन वो आक्रमण सफलता नहीं मिली। ऐबक का एक सरदार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सरदार, जिससे हम बख्तियार खिलजी कहते हैं। ठीक, बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक लगभग 18 बार आक्रमणकारियों को इस क्षेत्र ने परास्त किया। ठीक, कब से कब तक, तो लिख लेंगे, बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक लगभग 18 बार, कितनी बार, 18 बार क्या किया गया, आक्रमणकारियों को परास्त किया गया। परास्त किया गया। ठीक है, अब यहां से हमें कुछ और तथ्य उभर के सामने दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक बड़फुकन जैसे विजेताओं के कारण शायद ये असम दिन देख पाया था। 18 बार आक्रमण होना और एक भी आक्रमण पूरी तरीके से सफल न होना, तो कहते हैं कि बड़फुकन जैसे विजेताओं ने लगभग 1670 ईस्वी में मुगलों को भी पराजित किया। तो 1670 में बड़फुकन जैसा असामिया योद्धा असामिया योद्धाओं के कारण यह क्षेत्र मुगलों से बचा रहा। ठीक है, मुगलों से क्या रहा, बचा रहा। फिर हमने कहा कि असम एक बहुत वीर कौम थी, या असमीज एक बहुत वीर कौम थी, जिसमें एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। अहोम या असम के लोग या असमीज लोग या असमियों को कह सकते हैं कि यह एक वीर योद्धाओं की कौम थी, जिसने एक लंबे काल तक विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। यहां पर लंबे समय तक अहोम शासकों का प्रभुत्व रहा। इन्हीं शासकों में एक शासक है जिसका नाम था रुद्रा सिंघा। रुद्रा सिंघा का जैसे ही नाम लिया जाता है तो हम कहते हैं कि इसका कार्यकाल 1694 से 1714 ईस्वी का है। रुद्रा सिंघा को पूर्वी भारत का शिवाजी कहकर भी संबोधित किया गया। क्या कहा गया, शिवाजी। जरा समझते हैं।
रुद्रा सिंघा, ठीक है। रुद्रा सिंघा इसे 1694 से 1714 तक के कार्यकाल में रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो रुद्रा सिंघा है इसे पूर्व का शिवाजी या उत्तर पूर्व का या पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। इसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। फिर 1714 से एक है महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह ये दूसरा व्यक्ति है जो 1714 से अपना शासनकाल आरंभ करता है और हम पाते हैं कि लगभग 1744 तक, 1714 से 1744 तक यह आसीन दिखाई पड़ रहा है। महाराजा शिव सिंह की एक खास बात थी कि यह भी एक अहोम राजा था, स्वभाव से बहुत ही शांत व्यक्ति था और यह पूर्व भारत को पूर्णतः मुक्त न करा सका। कारण यह है कि सर्वप्रथम असम में अंग्रेजों का प्रवेश 1792 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1792 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव इसके समय बढ़ने लगे थे, यानी इसके शासनकाल में ही अंग्रेज चहलकदमियां असम में होने लगी। यानी महाराज शिवा सिंह का स्वभाव एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, अतः वह पूर्व भारत को पूर्णतः मुक्त तो न कर सका, वरन हम पाते हैं कि इसके समय थोड़ी अंग्रेजों की चहलकदमी बढ़ने लगी। लेकिन सर्वप्रथम असम में ही अंग्रेजों का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए कि असम और उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, तो अंग्रेजों का प्रादुर्भाव पहली बार या अंग्रेज पहली बार वहां कब पहुंचे, तो हम पाते हैं असम क्षेत्र में ही गए और असम में प्रवेश किया उन्होंने 1792 में। तो यहां लिख लेंगे अंग्रेज सर्वप्रथम 1792 में असम क्षेत्र में दाखिल हुए। ठीक है। असम क्षेत्र में वो क्या हुए? दाखिल हुए। कब? 1792 में। फिर असम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे पहले जो ध्यान गया किसी व्यक्ति का, किसी अंग्रेज गवर्नर का, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने असम और उत्तर पूर्व पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक। कॉर्नवालिस ने 1792 में, यानी कि जब असम क्षेत्र में दाखिल हुए तो 1792 में ही कैप्टन वेल्स के भेजता है कि कैप्टन वेल्स तुम उत्तर पूर्व की यात्रा करो, ठीक। और उसकी जिम्मेवारी क्या दी गई? तो दिया यह गया कि भौगोलिक जो संरचना थी, जो आर्थिक संसाधन थे, जो व्यापारिक संभावना थी, इसकी जानकारी को इकट्ठा करना, ठीक। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि असम क्षेत्र की तरफ या असम और उत्तर पूर्व की क्षेत्र की तरफ सबसे पहला ध्यान, यहां नोट लगा लेंगे, असम तथा उत्तर पूर्वी सर्वप्रथम ध्यान लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा 1792 में कैप्टन वेल्स
कह रहे हैं कि असम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दौरान सर्वप्रथम ध्यान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया तथा 1792 में कैप्टन वेल्स के नेतृत्व में या वेल्स के नेतृत्व में निरीक्षण हेतु भेजा गया। क्या भेजा गया भाई, क्यों निरीक्षण? तो भौगोलिक रचना का निरीक्षण, आर्थिक संसाधन का निरीक्षण, व्यापारिक संसाधन का निरीक्षण। यानी यह निरीक्षण किसके लिए था? तो भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना, आर्थिक संसाधनों की जानकारी, साथ ही पहले तो भौगोलिक संरचना कि भौगोलिक संरचना भाई क्या है, पर्वत पठार वाला एरिया है, कैसे कैसे मार्ग है, दुर्गम क्षेत्र है, उन्हें कैसे देखना है या समझना है। फिर आर्थिक संसाधनों की बात और व्यापारिक संभावनाओं की बात के लिए व्यापारिक संभावना की तलाश, इसको कैप्टन वेल्स को इस कार्य के लिए सबसे पहले कॉर्नवालिस ने भेजा। कब? तो हम जानते हैं 1793 में, ठीक है, 92-93 में उनको भेज दिया गया। हम पाते हैं अपने ही सरदारों से मुक्ति पाने के लिए अहोम राजा यानी कि गृह युद्ध में फंसा हुआ था। हम पाते हैं कि अपने ही सरदारों से या अपने ही सरदारों के झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए अहोम राजा ने अपनी सहायता के लिए एक बर्मा से सेना बुलाई थी। बर्मा को तत्कालीन परिवेश में ब्रह्म देश कहा जाता था या ब्रह्म देश। कभी पूछ ले कि बर्मा का प्राचीन नाम क्या था, बर्मा, तो इसे ब्रह्म देश भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म देश ये बर्मा का नाम है। तत्कालीन शासक ने अपने आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए उस समय देखिए अब कैसे अंग्रेजों की एंट्री होती है अहोम राजाओं के बीच में, जरा इसको समझिएगा। असम में छुटपुट सरदार हैं, छुटपुट सरदारों के मध्य आपसी तनाव और झगड़े लगातार चल रहे हैं। उन्हीं से मुक्ति पाना चाहता है अहोम राजा, और अहोम राजा ने इसके लिए बर्मा से सेना बुलाई। बर्मा ने सहायता तो की, बाद में असम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि यहाँ का राजा तो कमजोर है, यह अपने मसले को अपने से नहीं सुलझा सकता है, तो अगर हम यहाँ पे अगर जबरदस्ती कब्जा ही कर ले तो क्या हर्ज है। यानी कि बर्मा का या ब्रह्मदेश का जो राजा था उसकी मनसा बिगड़ी और उसने अहोम राजा की जो लाचारी या मजबूरी था उसका फायदा उठाया और असम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और 1824 ईस्वी में अंग्रेजों से बर्मा के राजा से मुक्ति के लिए अहोम राजा ने क्या किया? समझौता किया। ठीक, तो 1824 में बर्मा से मुक्ति के लिए अहोम राजा ने ब्रिटिश सेना से सहायता ली। देखिए हुआ क्या, पहले सरदारों के झगड़े, आपसी सरदारों के झगड़ों को चाहते तो बहुत आसानी से वो निपटा लेते, लेकिन यहां हम पाते हैं कि सरदारों के जो झगड़े हुए उसको निपटा ना सके। इसके लिए उन्होंने बर्मास की आर्मी बुलाई, यानी ब्रह्मदेश की आर्मी बुलाई। ब्रह्मदेश की आर्मी आई तो उसने अहोम राजाओं का जो खोखलापन था उसको भांप लिया, तो इन्होंने वहां की जनता पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब असम के राजा के सामने और दुविधा आ गई कि भाई जिसको सहायता के लिए बुलाया, सहायता तो किया, सरदारों को तो शांत कर दिया, लेकिन ये जनता पे ही अत्याचार शुरू कर दिया। अब बर्मा की आर्मी से मुक्ति के लिए 1824 में अहोम राजा ने ब्रिटिश जो आर्मी थी उससे समझौता किया। यानी कि पहली बार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अहोम शासकों का वहां प्रभुत्व तो रहा, लेकिन अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए उन्हें 1824 में अंग्रेजी आर्मी बुलानी पड़ी। और इस ओर 1824 से ही असम और उत्तर पूर्व के तरफ अंग्रेजों का विशेष ध्यान हो गया। ठीक, अब
1826 ईस्वी में बर्मा के साथ प्रथम युद्ध के बाद एक संधि की गई थी, यानदूब की संधि, या आप लोग जानते होंगे यानडूब, यानदूब या यानडूब की संधि पढ़ते होंगे। इस संधि से मणिपुर में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया कि मणिपुर क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है, और वहां के समुद्री तटों पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होता है। पहली चीज, आंग्ल बर्मा युद्ध जब होता है, ठीक, और असम, कछार और जयंतिया वाला जो क्षेत्र था वह अंग्रेजों के अधीन आ गया, ठीक। यहां से यानी कि मणिपुर में 1885 में सीधे अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। वस्तुतः महाभारत काल से ही जो क्षेत्र, जो असम या उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जो स्वतंत्र थे, वो आपसी कहजली के आपसी फूट के कारण उनका क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में चला गया, ठीक। क्योंकि झगड़ा कहां से शुरू हुआ था, आपसी सरदारों का झगड़ा था। उनको शांत करने के लिए बर्मा की आर्मी आई, और बर्मा की आर्मी ने जब उत्पात मचाना शुरू किया तो उसके लिए 1824 में संधि किया गया। फिर आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है। हम पाते हैं कि आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद यानडूब की संधि होती है, और यानडूब की संधि के बाद हम पाते हैं कि मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि असम, कछार और जयंतिया ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। मणिपुर 1885 में सीधे 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 किसके अंतर्गत चला गया, तो हम देखते हैं सीधे सीधे वो अंग्रेजों के अंतर्गत चला गया। महाभारत काल से जो क्षेत्र पूरी तरीके से स्वतंत्र था वो अब धीरे धीरे पराधीन हो गया, या एक तरफ से कह लीजिए जहां पे अंग्रेजी प्रभाव शुरू हो गया। और उसके लिए हम एक तिथि बताते 1885, यानी 1885 से हम पा रहे हैं कि यहाँ पर यह क्षेत्र पूरी तरीके से उत्तर पूर्व सीमा सुरक्षित हो गई। अब उत्तर पूर्व में भी किसका प्रभाव हो गया, अंग्रेजों का हो गया। अब उत्तर पूर्व की भी सीमा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुरक्षित। बाद में 1824 से लेकर 1874 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल का एक अभिन्न हिस्से के रूप में भी रहा, ठीक। बंगाल का एक भाग के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। फिर 1874 से लेके 1905 ईस्वी तक यह चीफ कमिश्नर के अधीन रहा। किसके अधीन, चीफ कमिश्नर के अधीन रहा। और बाद में 1905 ईस्वी में जब बंग भंग हुआ, यानी कि बंग भंग होने पर यह पूर्वी बंगाल से 1912 ईस्वी तक जुड़ा रहा। यानी हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल का दो भागों में विभाजन किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का गवर्नर फुलर को और पश्चिमी बंगाल का गवर्नर फ्रेजर को बनाया गया था। क्योंकि बंगाल एक बड़ा एरिया था, तो पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र चले गए थे, ठीक। उसके पूर्व हमने कहा कि 1874 से 1905 तक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ तो यह बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल का एक अहम हिस्सा हो गया। फिर हम पाते हैं कि 1912 से 1921 ईस्वी तक पुनः चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अधीन रहा, और 1921 से लेके 1947 ईस्वी तक इसे गवर्नर के अधीन रखा गया। यह था असम और उत्तर पूर्व का इतिहास, ठीक। बाकी असम और उत्तर पूर्व के अलावा एक अन्य शक्ति बची हुई है हमारे सम्मुख, वो है मराठा और शिवाजी। देखिए, जब हम मराठा शक्ति पढ़ेंगे तो सबसे पहले शिवाजी और उसके बाद मराठा पेशवाओं के अधीन जो राज्य का उत्थान था हम उसको बताना शुरू करेंगे, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चूंकि यहाँ पे दो ही शासक हैं जिनकी एनसीईआरटी में भरपूर जिक्र किया गया, रुद्र सिंघा और महाराजा शिव सिंह, इनके बारे में बताया गया। साथ ही अंग्रेजों का प्रभुत्व असम में कब बढ़ा, उत्तर पूर्व में कब पहुंचे, और साथ ही हमने यह भी जाना कि 1885 वह तिथि है जब मणिपुर पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उन क्षेत्रों को समझे। बाकी चीजें जो आपको नहीं समझ में आई होंगी उन्हें आप डिटेल हमारे क्लास में देखिएगा, ठीक है। या जो हमारा नोट्स है उसमें आप ढूंढिएगा, पढ़ेंगे एक बार, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की जो मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व, असम और उत्तर पूर्व, चूंकि प्रश्न कम बने हैं लेकिन सिलेबस का हिस्सा है इसलिए हमें पढ़ना है, इसकी जानकारी हमें रखनी है कि भाई कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। अब कल के क्लास में हम शिवाजी और मराठा उत्तराधिकारियों, साथ ही पेशवाओं के काल में महाराष्ट्र या
मराठाओं का उदय उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।